इतिहास में कुछ घटनाएं आप जानते हैं, इतनी बड़ी होती हैं, इतनी विशाल कि उन्हें एक बार में समझना लगभग नामुमकिन सा लगता है। 1947 का भारत का विभाजन एक ऐसी ही कहानी है। ये सिर्फ इतिहास की एक तारीख नहीं है, बल्कि इंसानी जज्बातों और त्रासदियों की एक ऐसी दास्तान है जो आज भी हमारी समझ को चुनौती देती है। 15 मिलियन। जरा इस आंकड़े के बारे में सोचिए। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये उन लोगों की संख्या है जो रातों रात बेघर हो गए, अपनी ही जमीन पर, अपने ही देश में शरणार्थी बनने पर मजबूर हो गए। और फिर 2 मिलियन। ये उन लोगों की अनुमानित संख्या है जो इस उथल-पुथल में अपनी जान गंवा बैठे। देखिए, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, इनके पीछे लाखों बिखरे हुए परिवार हैं, अनगिनत अधूरी कहानियां हैं, और यहीं से इस त्रासदी की असली भयावहता की शुरुआत होती है। अगर विभाजन की हिंसा एक बहुत गहरा घाव थी, तो उसके बाद जो शरणार्थी संकट आया वो एक ऐसा नासूर बन गया जो दशकों तक, सालों साल रिश्ता रहा। पूरे देश में जगह जगह पर शरणार्थी शिविर उगने लगे। ये सिर्फ कोई अस्थायी ठिकाने नहीं थे, नहीं, कई तो लगभग स्थायी बस्तियां बन गए जहां लोग सालों तक रहने को मजबूर थे। इन शिविरों में प्राइवेसी या निजी जीवन जैसी कोई चीज बची ही नहीं थी। इन कैंप्स की रोजमर्रा की जिंदगी कैसी थी? सच कहूं तो दिल दहला देने वाली। सफाई का तो नामो निशान नहीं था, जिसकी वजह से हैजा और पेचिस जैसी बीमारियां जंगल की आग की तरह फैल रही थीं। कुपोषण तो आम बात थी। लोगों के लिए कैनवस के तंबू ही उनके घर थे, और उनकी जिंदगी बस लगातार तकलीफ और अनिश्चितता का दूसरा नाम बन गई थी। और इस पूरे संकट का सबसे भयानक असर पड़ा महिलाओं और बुजुर्गों पर। जो महिलाएं हिंसा में विधवा हो गईं या अपने परिवारों से बिछड़ गईं, वे तस्करी और यौन शोषण का आसान निशाना बनी। वहीं बुजुर्ग अपने उन घरों को याद करते करते दुनिया से चले गए, जिन्हें वे कभी दोबारा नहीं देख पाए। लेकिन ये तो सिर्फ वो तबाही थी जो आंखों से दिख रही थी। इसके साथ साथ एक और अदृश्य तबाही चल रही थी, वो मनोवैज्ञानिक चोट, वो गहरा आघात जो लाखों लोगों की आत्मा पर हमेशा के लिए छप गया। ये एक बिजनेस साइकोलॉजिस्ट की कहानी है, जिनके दादा ने विभाजन का दर्द झेला था। यह हमें दिखाती है कि कैसे अनगहा दर्द पीढ़ियों तक अपना असर छोड़ता है। उनके दादा ने अपना गम कभी किसी से नहीं कहा, और उनकी इस चुप्पी ने उनके पूरे परिवार की भावनात्मक दुनिया को एक अलग ही शक्ल दे दी। इसी को कहते हैं इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा, यानी अंतरपीढ़ीगत आघात। मतलब माता पिता का डर, उनकी चिंताएं अनजाने में ही उनके बच्चों और फिर पोते पोतियों तक पहुंच जाती हैं, जिन्हें अक्सर पता भी नहीं होता कि उनकी बेचैनी की जड़ कहाँ है। तो जो लोग बच गए, वे अपने बाकी की जिंदगी इन लक्षणों के साथ जिए। अचानक कोई तेज आवाज होने पर चौंक जाना, जरूरत से ज्यादा खाना जमा करना, और दशकों तक बुरे सपनों में उसी हिंसा को बार बार देखना, ये सब उसी अनकहे आघात का हिस्सा था। ये जो सामूहिक दर्द था ना, ये कभी खत्म नहीं हुआ। इसने पूरे उपमहाद्वीप की राजनीति और समाज को एक नया आकार दे दिया, एक ऐसी लंबी छाया डाली जो आज तक हमारे साथ है। विभाजन के जो अनसुलझे मुद्दे थे, खास तौर पे कश्मीर का विवाद, वही भारत और पाकिस्तान के बीच दशकों तक चले युद्धों की वजह बनी। 1947 से लेके 1999 के कारगिल युद्ध तक संघर्ष की ये गूंज बार बार लौट कर आती रही। लेकिन विभाजन के ये निशान सिर्फ सरहदों पर नहीं हैं, ये हमारे समाज के अंदर भी हैं। इसकी यादों का इस्तेमाल आज भी राजनीतिक फायदा उठाने के लिए सांप्रदायिक तनाव भड़काने में किया जाता है। अब जब उस दौर के चश्मदीद गवाह धीरे धीरे हमें छोड़कर जा रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने खड़ी है, और वो ये है कि इतनी बड़ी, इतनी जटिल त्रासदी को ईमानदारी और असरदार तरीके से कैसे बताया जाए। अगर विभाजन की सच्चाई को सिनेमा के पर्दे पर उतारना है, तो इन सिद्धांतों को समझना बहुत जरूरी है। कहानी को बड़े पैमाने पर नहीं, बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर कहना होगा। किरदारों को सिर्फ अच्छा या बुरा नहीं, बल्कि नैतिक रूप से जटिल दिखाना होगा। और हिंसा को पूरी ईमानदारी से चित्रित करना होगा। और यही सबसे जरूरी बात है। इस विशाल ऐतिहासिक घटना की जो भावनात्मक सच्चाई है, वो बड़ी बड़ी किताबों में नहीं, बल्कि छोटी छोटी व्यक्तिगत कहानियों में बसती है। एक परिवार की कहानी असल में पूरे उपमहाद्वीप की कहानी बन जाती है। तो आखिर में सवाल ये है कि विभाजन को याद रखना जरूरी क्यों है? पहली बात, ये एक ऐतिहासिक चेतावनी है कि कैसे समाज हिंसा की आग में झुलस सकता है।
दूसरी बात, ये आज की राजनीति को समझने के लिए प्रासंगिक है। और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, ये हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है ताकि उन लाखों लोगों का दर्द कभी भुलाया न जाए। तो हम इस पूरी चर्चा को इसी एक सवाल पर आकर खत्म करते हैं। जब इतिहास इतना बड़ा हो, इतना विशाल कि उसे एक बार में समझा ना जा सके, तो फिर असली कहानी रहती कहाँ है? शायद वो व्यक्तिगत यादों में और उन कहानियों में जिंदा रहती है जिन्हें हम एक दूसरे को सुनाने का फैसला करते हैं।